ब्लड प्रेशर क्या होता है और ये हमें क्यों होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस एक छोटी सी मिसाल देके समझाने की कोशिश करती हूँ। पहाड़ों से जब कोई चश्मा फूटता है तो वो निक्षेप की तरफ आना शुरू हो जाता है। फिर इस चश्मे में पानी छोटी छोटी नदियों की शक्ल में मिलता है तो एक बड़ी नदी बन जाती है। फिर इस बड़ी नदी का पानी तंग वादियों और दर्रों से गुजरकर किसी दरिया से मिलने के लिए मज़ीद निक्षेप की तरफ बहता है। अब यही नदी दो पहाड़ों के दरमियान किसी तंग घाटी से गुजरती है तो इसकी रफ्तार तेज़ हो जाती है, और जब किसी खुली वादी या मैदान में दाखिल होती है तो पार्ट चौड़ा होने की वजह से इसकी रफ्तार कम हो जाती है। तो हमने जाना कि नदी के पार्ट का चौड़ा होना उसकी रफ्तार को कम और तंग होना उसकी रफ्तार को तेज़ कर देता है। और यही हाल इंसानी जिस्म का भी है। इसमें बेशुमार नदी नाले बह रहे हैं जिन्हें हम वेन्स और आर्टरीज़ कहते हैं। इनमें पानी की बजाय खून होता है। कई वजूहात की बिना पर हमारी ये ब्लड वेसल्स तंग या चौड़ी हो जाती हैं। अगर ये ब्लड वेसल्स किसी बीमारी के बायस तंग हो जाएं तो हमारे खून की रफ्तार नदी की रफ्तार की तरह तेज़ हो जाती है, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और अगर ये ब्लड वेसल चौड़ी हो जाएं तो इसे हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। हमने जान लिया कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। अब हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि बीपी हाई होने के क्या नुकसानात हैं और बीपी लो होने के क्या नुकसानात हैं। एक जनरल सा आइडिया देती हूँ कि हाई बीपी जब होता है तो वो मोस्टली दिल और गुर्दों के फंक्शन को मुतासिर करता है और इन्हें बेकार भी कर देते हैं, यहाँ तक कि इंसान की मौत भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर अगर लो है तो उसके निस्बतन कम नुकसानात होते हैं, यानी इस कंडीशन में इंसान काम काज और चलने फिरने से रह जाता है। अब हमने ये भी जान लिया कि ये दोनों कंडीशंस हमारे लिए नुकसानदेह हैं। इनका इलाज बहुत ज़रूरी है, जो कि मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं। ब्लड वेसल्स क्यों वाइड हो जाती हैं और क्यों नैरो हो जाती हैं? इन वेसल्स के इनर पार्ट में क्या मिनरल डिपॉजिट होते हैं या वेस्ट कैल्शियम डिपॉजिट होता है, या फिर इसकी रीज़न कोलेस्ट्रॉल है? रीज़न कोई भी हो, हमारी अटेंशन इस चीज़ पर होनी चाहिए कि इसका सलूशन क्या है। तो इसके परमानेंट सलूशन के लिए योगा हमारी मदद को आता है। वो किस तरह, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। जिस्म के किसी भी हिस्से को जब रिलैक्स किया जाता है, यानी ढील और तनाव का अमल अप्लाई करते हैं या हम करवाते हैं, तो जिस्म के इस हिस्से की ब्लड वेसल्स में जो वेस्ट मिनरल डिपॉजिट होते हैं वो इस प्रोसेस के बाद उस जगह से तहलील हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, और इस तरह से बीपी का मसला सॉल्व हो जाता है। स्ट्रेच और रिलैक्स का यही अमल हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को एक्टिवेट करता है और रखता है, और इनसे बनने वाले तमाम हार्मोन्स की अफजाइश को बैलेंस कर देता है। इससे ना सिर्फ हमारी सेहत बहुत अच्छी हो जाती है, बल्कि हार्मोन्स की मुनासिब पैदाइश हमारे एजिंग प्रोसेस को भी स्टॉप कर देती है और हमें कबल अज़ वक्त बूढ़ा होने से बचा लेती है। खूबसूरती भी इन्हीं हार्मोन्स की बैलेंस सेक्रेशन का नाम है। हठ योग के तमाम आसन कुछ इस तरह तरतीब दिए गए हैं कि हर आसन जिस्म के किसी न किसी हिस्से पर खसूसियत के साथ ऐसी ढील और तनाव के फार्मूले के ज़रिए असरअंदाज होता है और जिस्म के इस हिस्से को लचकदार बनाकर ना सिर्फ सेहतमंद बनाता है बल्कि इसकी कारकर्दगी को भी बढ़ा देता है। हठ योग में
हर किस्म की बीमारी के लिए अलग-अलग आसन बताए गए हैं। मसलन अगर गुर्दों का मर्ज है तो कोबरा आसन करें, दिल का मरीज़ है तो प्लो पोज कर लें, बीपी का पेशेंट है तो शिवासन करें, जिनसी लिहाज से कमज़ोर है तो सर्विंग आसन कर लें। इस तरह से डिफरेंट डिजीज़ के लिहाज से आसन तरतीब दिए हैं। आप अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग आसन को चूज़ कर सकते हैं और इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं।